एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल, कलाकारों का होगा धमाल। एनडीटीवी पूछेगा सवाल, देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू एनडीटीवी 24/7 एंड एनडीटीवी इंडिया। वी हैव रीच्ड रायबरेली। दिस caravan almost covered 8,550 kilometers plus. More than 40 days, 42 days, 43 days we are in field और लगातार पल पल की जानकारी हम आप तक लेकर आ रहे हैं। कारवां अब रायबरेली पहुंच गया है, वो रायबरेली जो सोनिया गांधी की सीट थी, लेकिन इस बार सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रास्ता अपना लिया है और ये जगह छोड़ दी अपने बेटे राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस के स्टार, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली में हम मौजूद हैं और उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह साहब से हो रहा है, जो कि एक ज़माने में कांग्रेसी हुआ करते थे, लेकिन इस बार, पिछली बार भी लड़े थे वो सोनिया गांधी के खिलाफ, चुनाव हार गए थे। इस बार भी बीजेपी ने उनको अपना नुमाइंदा बनाया है। इस वक्त दिनेश साहब योगी सरकार में मंत्री भी हैं और एमएलसी भी हैं। तो ज़ोरदार तालियां दिनेश जी के लिए, ज़ोरदार तालियां राहुल गांधी के लिए, ज़ोरदार तालियां रायबरेली के आवाम के लिए। किसको चुनेगी वो, इस हॉट सीट में क्या होने वाला है? चुनावी बहस पर बात होगी, क्योंकि तरह तरह की चुनौतियाँ दिए जा रहे हैं, चैलेंज दिए जा रहे हैं, बताया जा रहा है प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच आपस में डिबेट होनी चाहिए। इस तरह की मांग अब डिबेट्स में होने लगी है, एक दूसरे को चुनौतियां दी जा रही है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहेंगे रायबरेली के कुछ खास लोगों के साथ। मैं कुछ लोगों से आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं पंकज प्रसून जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच। जाने माने व्यंग्यकार हैं, लगातार बड़े बड़े अखबारों में लिखते हैं, आपकी कविताएँ, आपके गीत, आपके तमाम चीज़ें बहुत वायरल होती हैं। हम धन्य हैं कि आप हमारे मंच पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून साहब। और हमारे साथ सुरप्रताप निशीहर जी हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। पेशे से आप शिक्षक रहे हैं, लेकिन आजकल आप लोगों को जीवन का पाठ पढ़ा रहे हैं। आपका भी सर बहुत स्वागत करते हैं हम लोग इस मंच पे। हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मैं रायबरेली की जनता से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे कलाकारों का उत्साहवर्धन कर दीजिए, आप ही के शहर के कलाकार हैं। तो शुरुआत करता हूं मैं प्रसून जी आपसे। चुनावी माहौल है, चुनावी फिजा है, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग, चुनावी माहौल, चुनाव में वोटर की उदासीनता पे कुछ तो लिखा ही होगा आपने। आप तो इतने संवेदनशील हैं, इरशाद करिए। बिल्कुल, मैं लगातार लिखता रहता हूं सुमित जी, और आपका मैं स्वागत करता हूं रायबरेली की धरती पर। शुक्रिया। मैं रायबरेली बड़ा विशेष रहा है, साहित्य, शौर्य, संस्कृति और संस्कारों का ऐसा शहर आपको हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। इसी रायबरेली की धरती में नूर मोहम्मद पैदा हुए, जिन्होंने अवधि में इंद्रावती नामक महाकाव्य लिखा, और इसी रायबरेली की धरती पर वो महाकवि पैदा हुआ जिसने हिंदू शौर्य और अस्मिता का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा। महाकाव्य का नाम है पद्मावत और लिखने वाले थे मलिक मोहम्मद जायसी। 4 लाइनें आप सबको सुनाना चाहता हूं कि हम लोग हैं क्या। रायबरेली किसी शहर का नाम नहीं है, रायबरेली एक लहर का नाम है। तब पढ़ना चाहता हूं कि हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम युग के साथ में चलते नहीं, युग को बनाते हैं। वाह। हमारे यहाँ कवि हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने एक कालखंड हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, हम युग के साथ में चलते नहीं, युग को बनाते हैं। दिलों में है निराला तो रगों में बेनी माधव हैं, कलम से काम यदि बनता नहीं भाला उठाते हैं। चुनावी माहौल पे आपने कहा, मैं हास्य व्यंग्य का कवि हूँ। एक लाइन से बात शुरू करता हूँ कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। जब देखिए कि कोई जब सत्ताधारी एक पक्ष होता है अलग होता है, विपक्ष में जाता है एकदम अलग हो जाता है। कुर्सी का पानी से गहरा नाता है, कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। क्या बात है, क्या बात है, सुमित क्या जी, बात है। गठबंधन हुआ,
अब इस गठबंधन को रायबरेली का एक कवि कहना चाहता है व्यंग्य की भाषा में, कोई नाम नहीं है, मैसेज क्लियर पहुंचेगा, इसका दावा गठबंधन करता दोनों हूं। तरफ है, आप बोल सकते हैं। दोनों तरफ है कि एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे, एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे, सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे, छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बांट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठा कर पटका, हर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बढ़िया। बंदर एक हो गए। और मैंने 2 लाइनें कही थी, कह देता हूं, नाम नहीं लूंगा, समझ जाइएगा कि जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा, जो उनसे टकराएगा वो उन्हीं में मिल जाएगा। एक लाइन और सुना देता हूं। जी जी। असली नेता वो होता है, असली नेता कौन होता है? असली नेता वो होता है जो टिकट मिलने पे देश बदलता है और टिकट ना मिलने पे पार्टी ही बदल देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी कह रही है बचाओ बचाओ। तब पढ़ना चाहता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है, और अच्छी लगे तो अच्छी तालियां बजाइएगा। बोला उसने लड़ने की यह शक्ति यूं ही नहीं पाई है, वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है, पेट क्या के बात, अंदर बहुत लड़के आई है, बहुत पेट के अंदर लड़के। बहुत बेहद- बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। संवेदनशील, बहुत बढ़िया सर, सलाम सबको कबूल करिए हमारा। धन्यवाद। मजा आ गया प्रसून सर, Thank मजा you. आ गया, बिल्कुल रोज के रोंगटे खड़े हैं इस वक्त। अरे, आपने thank you. जैसे दिल की तार तार को छू दिया है। निशियर जी, आपके पास अब क्षमा है। क्षमा के बगैर क्षमा है, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप भी कुछ सुनाइए। हम रायबरेली के हैं तो अब रायबरेली में ही हमको यहाँ की भाषा में कुछ सुना रहे हैं अपनी अवधि में। अवधि में स्वागत। भाईचारा भुलाए ना पावे, भाईचारा भुलाए ना पावे, भेदुआंधी डोलाए ना पावे, और सब जने रोजू हंसी मिली बोली, प्यार बिरवा झुराए ना पावे, प्यार बिरवा झुराए ना पावे। और वोट दिए वाले के लिए 4 पंक्ति कि लोकतंत्री चुनाव पावन है, लोकतंत्री चुनाव पावन है, हाथू वही माँ बटाबू भल गुण है, और नीक वाले का बटन ज्यादा बो, जिसको आप अच्छा समझते हो, कनीक वाले का बटन ज्यादा बो, वोट डालब तो फर्ज पावन है। बहुत बढ़िया निशियर जी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बहुत आप दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने कार्यक्रम की शुरुआत इतनी अच्छी कर दी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसके बाद जो 3 नए महानुभाव यहाँ आने वाले हैं, जिनको सियासत के मुद्दों पर बहस करनी है, वो स्टेचर को इससे और ही ऊपर लेकर जाएंगे जहाँ पे आपने इसको प्रतिपादित कर दिया। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।
तो आपने दो शानदार रचनाकारों को, कवियों को, व्यंगकारों को सुना। एक ने अवधी में, एक ने हिंदी में बताया समाज की पीड़ाओं को। किसी ने लड़की की समस्याओं के बारे में बताया, तो किसी ने युवाओं के बारे में कमेंट किया। लेकिन अब बारी है सियासतदानों की, और उनसे पूछा जाएगा, उनसे हिसाब किताब लिया जाएगा। और वो हिसाब किताब मैं नहीं लूँगा, वो हिसाब किताब ये रायबरेली की जनता लेगी। ज़ोरदार तालियां मित्रों आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग ने वक्त निकाला, जुड़े हमारे साथ आकर। तो सबसे पहले समस्याएं क्या हैं वही पूछ लेते हैं, और फिर नेताओं के पास चलते हैं। और मैं तीनों नेताओं से पहले परिचय करा दूं, माफ़ करिएगा, बारी बारी से। सबसे पहले डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, स्वागत है आपका बहुत बहुत। मेरे साथ शिवेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, बीजेपी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। और साथ में आरपी यादव जी हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी रह चुके हैं, चुनाव लड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच का मुकाबला है। रायबरेली सीट पे राहुल गांधी मुकाबले में, इसीलिए ये सीट सबसे अधिक चर्चा में है। इस पूरे चुनाव में 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन उसके पहले जनता के मन में क्या है वो पूछ लेते हैं। कुछ लोगों की समस्याएं हैं, कुछ लोगों के मुद्दे हैं। किससे सवाल है आपका? खड़े हो जाइए प्लीज। मेरा क्वेश्चन समाज पार्टी से है, जब भी कोई माफिया या गुंडा मरता तो इन लोगों के पेट में दर्द काहे होता है? अच्छा, गुंडा या माफिया मरता है तो सपा के पेट में दर्द क्यों होता है? ठीक है, आप कुछ पूछना चाह रहे थे, किससे सवाल है आपका? गलती मेरी नहीं, गलती तेरी है। गलती तेरी नहीं जो तूने मुझे धोखा दिया, गलती मेरी है जो मैंने तुझे मौका दिया। कांग्रेस पार्टी को 2019 में जब रायबरेली की जनता ने मौका दिया, आज वो पछता रही है। 5 साल बाद सोनिया गांधी, किशोरी शर्मा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सभी यहाँ से 5 साल, पूरे 5 साल रायबरेली की जनता से दूर रहने का काम किया। चलिए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब इनके जो गृह मंत्री हैं देश के, वो कहते हैं कि हम 2029 तक इस देश के 80 करोड़ लोगों को राशन देंगे, और इन्हीं के प्रधानमंत्री जी हमारे कहते थे कि हम जब सरकार बनी 2014 में, हम 2 करोड़ लोगों को सालाना नौकरी देंगे। हम ये पूछते हैं कि अगर ये सालाना नौकरी दे दिए होते तो इनको 2024 के चुनाव में 80 करोड़ लोगों के राशन की देने की बात नहीं होती, और देश हमारा विकास कर रहा होता। मेरा सवाल ये है, जो बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है, जो 2014 में वादे किए थे कि 15 लाख आएंगे, वो 15 लाख कहाँ पहुँचे हैं ये बता दें। ठीक है जी। मेरा एक सवाल आप है। सब राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा लग रहे हैं मुझे, ये जनता कम लग रही है। मेरा एक सवाल है, मैं किसान पुत्र हूँ, मैं किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ। मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सहारा का पैसा 2024 चुनाव के पहले दे देंगे, और 300 यूनिट बिजली फ्री कहाँ गई, ये कब देंगे ये बताइए। सहारा में आपका कितना पैसा था? सारा मेरा पैसा 1.5 लाख रुपए मेरा अटका हुआ है। मेरे पापा का भी है, मेरे चाचा के भी है, मेरे परिवार में कई लोगों को पैसा हुआ है। यूपी में ये मामला कई जगह से सामने आया। एक सवाल इनके इंडिया गठबंधन पे है, खास तौर से अपने प्रदेश में। इससे पहले भी राहुल गांधी के साथ मिलकर चुनाव लड़े अखिलेश जी, उनके यहाँ पे नेताजी बैठे हुए। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले चुनाव के बाद उन्होंने बयान दिया था अखिलेश जी ने कि कांग्रेस पार्टी पे कभी विश्वास मत करना, बहुत चालू पार्टी है। फिर अब क्या हो गया कि फिर गठबंधन में? एक बात बताइए, अगर वो दोनों ने आपस में सुलह मशवरा कर लिया तो आपको दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत वाली बात। क्या? ये जनता को मूर्ख बनाना है कि पहले जिस समय आप, तो जनता सबक सिखा देगी 20 तारीख। हाँ, तो बिल्कुल सिखाएगी। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से ये पूछना चाहती हूँ कि सर्टिफिकेट लेने के बाद सोनिया जी जो गई वापस नहीं आई, और इतना लेट अगर भेजा तो प्रियंका को क्यों नहीं भेजा, राहुल को क्यों भेज दिया? कोरोना काल में हम लोग यहाँ इतना परेशान थे, हम लोग खुद घर में खाना बना के लोगों के पास भेजते थे। उस टाइम आपकी मैडम और सोनिया गांधी जी बड़े मामले उठाए आप सबने। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो पिच तैयार हो गई है, मैच किस पिच पर खिलाया जाएगा और उस पिच पे कौन कैसी बॉल डालेगा और कौन कहाँ छक्का मारेगा। शुरुआत में क्योंकि सिटिंग एमपी यहाँ पर सोनिया गांधी रही और कांग्रेस की ये सिटिंग सीट है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार एक ही सीट कांग्रेस ने जीती, वो रायबरेली की थी। तो सुधा मिश्रा जी, ये इल्ज़ाम आप पे, और आप पे जो सवाल पूछे गए उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन एक चीज़ वाकई में ये शिकायत है रायबरेली में भी और अमेठी में भी कि जब कोविड का काल था तो गांधी परिवार यहाँ नहीं था। ये शिकायत आम जनता की काश होती, क्योंकि उस समय योगी और मोदी की सरकार जिस तरह सोई पड़ी थी और गंगा में लाशें तैर रही थी, ये हम नहीं, ये आप विश्व के स्तर पे दे सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ मौजूद भाइयों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के माँ बहनों के मंगलसूत्र सुरक्षित तो है ना, भैंसें सुरक्षित तो है ना? कैसी कैसी बातें, कैसे कैसे आरोप, और ये स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
ये बताइए कि क्या कोरोना के समय में कांग्रेस ने भेदभाव झेला? कि आप, क्योंकि रायबरेली में कांग्रेस की अध्यक्षा या सोनिया गांधी यहाँ की सांसद थी, इसीलिए योगी और मोदी की सरकार ने काम नहीं किया? मैं वापस मुद्दे पर आता हूँ। आपने शुरू में ये कहा, ये बताइए आप। मैं बता रही हूँ, इस देश के, हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कहीं दिखे नहीं। जनता ने या तो स्वयं किया या हम लोग आपको दिखे काम करते हुए। समाजवादी भाई दिखे, कांग्रेसी दिखे, ये लोग तो घर के एसी में बंद लोग थे, कहीं निकले नहीं। ये लोग बातें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे, लाशों पे राजनीति करने वाले लोग, झूठे आंकड़े बताने वाले लोग। गंगा में लाशें बहती देखी, पर प्रधानमंत्री को भी रोज टीवी पे आके हौसला बढ़ाते देखा। हमने योगी जी को भी देखा, हमने राहुल गांधी को भी देखा। लेकिन शैलेंद्र जी, आपकी बारी है। ये भेदभाव वाली बात जो आ रही है सामने कोरोना काल में, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो सुविधाएं वाराणसी को दी, नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र को दी, वही सुविधाएं रायबरेली के क्षेत्र को दी। इनकी सरकार थी, एक सेकंड, इनकी सरकार जब थी तो मच्छर मारने के लिए एरोप्लेन केवल 2 जिले में आते थे, वो भेदभाव था। हमारी सरकार में इन्होंने केवल पत्थर लगाया था रायबरेली एम्स का, और एक कमरा बनवाकर उसमें ओपीडी में एक डॉक्टर बैठता था। आज 1600 करोड़ से उस एम्स को हमने परपूरित किया, संचालित किया। आप जाके देख सकते हैं। साथ ही, एक मिनट, मैंने आपके बीच में नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। 1600 करोड़ से उस एम्स का संचालन आज बहुत अच्छे तरीके से हो रहा। इन्होंने रेल कोच का एक स्क्रैप का बोर्ड लगाया था, उसमें कपूरथला से डब्बे आते थे और केवल पेंट होते थे, उसका किराया इतना ज्यादा हो जाता था कि पेंट से ज्यादा पड़ जाता था। आज वहां वंदे भारत के डिब्बे बनते हैं वहां। और दूसरी बात, रायबरेली में 2014 के पहले मैं आपको गिनाना चाहता हूं, जब इनकी सोनिया गांधी जी सुप्रीम पावर थी, उन्होंने मनमोहन जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उनके बेटे ने उनका अध्यादेश पढ़ा था, ये पूरा देश जानता था। सुप्रीम पावर यहाँ से थी। मोदी कार्पेट एक फैक्ट्री बंद हुई, दूसरी ITI को वेंटिलेटर पे डाल दिया, तीसरी कृष्णा पेपर मिल इन्होंने बंद किया, चौथी रावल पेपर मिल इन्होंने बंद किया, 5वीं मोदी कार्पेट इन्होंने बंद किया, 6वां सीतापुर शुगर मिल इन्होंने बंद किया। ये इतनी फैक्ट्रियां कब्रिस्तान बना दिया, रायबरेली को उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का काम किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो पहले बच्चे ने सवाल पूछा था कि ये सारे अपराधियों के घर में क्यों जाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? समाजवादी पार्टी हमेशा कानून की बात करती है। जब इलाहाबाद में अभी उमेश पाल की हत्या हुई थी तो उसमें अखिलेश यादव ने सीधे सरकार से सवाल किया था, और कभी भी कानून का हमेशा सबको पालन करना चाहिए, चाहे हम हो, चाहे किसी दल का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी ये व्यक्ति हो। बीजेपी कहती है कि मुख्तार अंसारी के घर चले गए, कल्याण सिंह का देहांत हुआ था, उनके घर नहीं गए थे। कल्याण, जहां तक सवाल कल्याण सिंह का जी, मतभेद हो सकते हैं, हो सकता है टाइम ना रहा हो, ये भी तो हो सकता है मतभेद की टाइम ना रहा हो, दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों मैं बात कर रहा हूं। मैं बताऊं जी कि मुलायम सिंह यादव जब स्वर्गवासी हुए तो कोई ऐसा दल, कोई ऐसा नेता नहीं था जिसने श्रद्धांजलि न दी हो, और मुलायम सिंह यादव ने श्रद्धांजलि कल्याण सिंह को दी थी। इस बात का जवाब दीजिए जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है जी। 19 में सपा बसपा एक साथ थे जी। इस बार का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा तो नहीं गया है? क्योंकि बसपा ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, सवाल ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट हो गया है। दिनेश प्रताप सिंह का रास्ता आसान तो नहीं कर दिया है। मैं रायबरेली का निवासी हूं, मैं रायबरेली की बात करता हूं। समाजवादी पार्टी का 4,02,000 वोट है, हाँ, और कांग्रेस का 1,42,000 वोट है लोकसभा 2022 में जी, लोकसभा क्षेत्र भर में। जी। इस तरीके से 5,44,000 वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है। हाँ। दुनिया की कोई ताकत राहुल गांधी को 5 लाख से जीतने से नहीं रोक सकती। 5 लाख से जीतेंगे? 5 लाख वोट मिलेंगे कि 5 लाख के अंतर से 5 लाख जीतेंगे? से जीतने जा रहे हैं। 5 लाख से हाँ, तो उसके लिए आपको पोलिंग करवानी होगी। तमाम विचारधारा के लोग राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। आपकी भारत सरकार गठबंधन की बनने जा बीजेपी रही ने है। नारा दिया 370 400 पार,
आप लोगों ने तो नंबर भी नहीं दिए, 273 बार भी नहीं बोल रहे हैं आप तो। 370 का पार दिया, नारा मैं मान रहा हूँ। 400 पार की बात कर रहे हैं, मैं 400 पार की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप सुनिए, अब आज की डेट में प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र तक आ गए हैं। 2 भैंस होंगी तो एक चोरी कर लेंगे, गहना चुरा लेंगे, कांग्रेस वाले खा जाएंगे। जवाब देंगे, ये संभव है क्या? ये जो बात बार बार कही जा रही कि प्रधानमंत्री ने डिबेट का स्तर नीचे ले आए हैं। और एक और बात मैं जोड़ रहा हूं, ये चैलेंज दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं पब्लिक में डिबेट करने को तैयार हूं। क्या बीजेपी इसको एक्सेप्ट करेगी? मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी, क्या ये डिबेट होना चाहिए जनता जनार्दन के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का सदैव सम्मान करती है। वह धर्म और जाति से उठकर, चाहे वो मुलायम सिंह जी की मृत्यु हुई हो, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का सारा कुनबा उनको सम्मान देने के लिए पहुंचा। कहीं से मोदी जी ने ये गलत नहीं कहा। राम मंदिर के दर्शन करने कोई भी इनका बड़ा नेता नहीं गया, कोई भी नेता इनका श्रद्धांजलि देने कल्याण सिंह जी को नहीं गया। इन्होंने हमेशा धर्म और जाति के आधार पर चुनाव लड़ा। जहां तक आपने कहा, कई सीटें ऐसी है बीजेपी धर्म के नाम पर नहीं लड़ती है, बिल्कुल नहीं लड़ी, कभी नहीं लड़ी। बीजेपी सदैव पूरा घोषणा पत्र था, जो भाजपा का घोषणा पत्र 1980 से चलता है। मंच से खड़ा होकर घुसपैठिए बोला, इनके कपड़ों से पहचान लेते हैं बोला। अब आप बताइए, शमशान कब्रिस्तान की बात हुई। अब आप बताइए, इसका क्या मतलब है? जब राहुल गांधी जी का समर्थन फवाद चौधरी और पाकिस्तान के नेता कहेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? यहाँ चुनाव लड़ने आएंगे फवाद चौधरी, लेकिन समर्थन फवाद चौधरी चुनाव लड़ेंगे यहाँ। भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कभी किसी पाकिस्तान के आपको पाकिस्तान को क्यों लाना होता है चुनाव में? हमको लाना नहीं होता, पाकिस्तान ने समर्थन किया उनका। इनके कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार का समर्थन अभी पुतिन साहब कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? सवाल उठाया इनके नेताओं ने। पाकिस्तान के अंदर जब हमारे जवानों ने घुसकर उन आतंकियों को मारा, उस पर सवाल उठाया। अभी आपने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में आप लोग बोल रहे, ये लोग बात कर रहे हैं, मैं सुन रही हूँ, इनकी बातों का उत्तर दे रही हूँ। लोकतंत्र का सबसे अच्छा ये उदाहरण है। अगर लगता है इनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को, कि राहुल गांधी जी से वो नहीं कर पाएंगे, भाई राहुल गांधी तथ्यों की बात करेंगे, सही बात करेंगे, सच बोलने वाले को डर नहीं लगता है। अगर मोदी जी को उनसे नहीं करना है, एक छोटी सी कार्यकर्ता मैं, राहुल जी की सिपाही, मुझसे कर ले, मुझसे बात आपके साथ शैलेंद्र भेजा है, शैलेंद्र भेजा आपके साथ मेरे साथ कर ले। और मैं जानती हूँ कि सच बोलने वाला, सच बोलने वाले को याद नहीं रखना पड़ता है और झूठ बोलने वाले को रोज याद रखना पड़ता है। तो रायबरेली की जनता के जितने सवाल हैं, उन सवालों के तीखे जवाब और तीखे सवाल सुनने के लिए तीनों खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेना पड़ रहा है, ब्रेक लेना पड़ रहा है, लौट के आते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी कार्निवाल। मैं ये पूछना चाहूंगा, अमित शाह जी ने यहाँ पे आके चैलेंज दिया, 5 सवाल पूछे राहुल गांधी से, क्या उनका जवाब देंगे? पहला से एक ही सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या आप राम मंदिर जाएंगे, नहीं जाएंगे? अयोध्या सुमित जी क्या कहेंगे? मैं यूसीसी सुनिए मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ट्रिपल तलाक में क्या रिएक्शन है आपका? शाह जी के उस प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न करना चाहती हूँ। प्रश्न का जवाब होता है, उत्तर नहीं होता। उत्तर दूंगी इस प्रश्न के साथ कि मेरा धर्म, मैं फैजाबाद में उत्तर प्रदेश के उस अयोध्या में पैदा हुई हूँ, पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ। तो ये कांग्रेसी जहाँ पे हैं वहाँ जाते हैं। और धर्म की बात आप कर रहे हैं ना, धर्म की परिभाषा कोई भी भाजपा का नेता आज आके बता दे धर्म क्या है। मेरी बात सुमित जी, धर्म के नाम पे बरगलाने वाले लोग मेरे व्यक्तिगत धर्म पे आक्षेप नहीं कर सकते। मैं पूछती हूँ कि जब धर्म मेरा अपना व्यक्तिगत मसला है, जो धारित धर्म से शुरू होता है, जो सनातन की परिभाषा है, उसको छोड़ के झूठ फैलाने वाले लोग धर्म पे बात करेंगे। आप महिला है, एक सवाल महिला है, 3 तलाक मोदी जी ने खत्म किया, सही है कि गलत है? आप एक बात बताइए, 3 तलाक खत्म होने के साथ है या नहीं है? धर्म पे बातें नहीं, धर्म को जिया जाता है, लोग जीते नहीं है। 3 तलाक खत्म हुआ, सही है कि गलत? आप बताइए ना। आपको बताऊं, जब हिंदू धर्म में
जब नहीं हिंदू बोलेंगे। धर्म में बुराइयां थी, राजा राम मोहन राय आए थे, कुरीतियों को दूर किया गया था। तो जहाँ पे जो खराब है दूर करिए। तो 3 किसने तलाक रोका कोई है? कुरीति को दूर करके किसने ठीक किया ना रोका है? नरेंद्र मोदी नहीं ने। बताइए, मोदी जी ने किसने ठीक तीन किया ना। तलाक खत्म हुआ, सही कि गलत? किसने स्वागत बोला? कर रही हैं किसने इनडायरेक्टली। कहा? स्वागत किसने करने में कहा? हिचकिचा रही किसने हैं। आप जाके धर्म के सारी नाम पर फैक्ट को राजनीति सपोर्ट करते दे सकते हैं, हैं। आप झूठ बोलने की राजनीति करते हैं और संविधान खतरे में है। देखिए, रायबरेली के विषय में एक शेर से मैं बताऊंगा, गालिब ताउम्र भूल करता रहा, गालिब और आज भी ताउम्र कर रहा भूल है। करता रहा, और आज भी कर रहा है। भूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। गांधी देखिए, परिवार अपनी ने बातें कर रहे हैं, अपनी भावनात्मक बातें कर रहे रूप हैं। से, अपनी गांधी बातें कर परिवार रहे ने हैं। भावनात्मक रूप से रायबरेली जिस को देश 60 के साल तक चला, प्रधानमंत्री मात्र सबसे ज्यादा भावनात्मक प्रधानमंत्री रूप से रायबरेली इस ने देश दिया। को ठगते 10 हैं। साल में वो लोग वाराणसी बात आप कर रहे हैं देखिए डॉक्टर साहब भावनाओं जाके, की। वो रो भी लेते और हैं, गा 60 भी साल लेते में हैं, गा भी रायबरेली लेते की हैं। तुलना वाराणसी से आप कर लीजिए। जी। धर्म और जात के आधार पर रायबरेली में यहीं बगल में, आप कहीं दूर मत जाइएगा, यहीं बगल में है कहारो का अड्डा, 70% मुस्लिम आबादी है। 70% में 70% घर प्रधानमंत्री आवास से बने हुए हैं। ये है धर्म और जात पे। हमने 2000 रुपए किसान सम्मान निधि दी तो हमने नहीं देखा कि कौन धर्म का है, मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। हमने किसी बहन को सखी महिला की योजना दी तो हमने नहीं देखा कि वो मुस्लिम महिला है कि हिंदू महिला। कोट करते हैं गलत कि और मनमोहन हमने- सिंह जी ने ये कहा था, झूठा कोट आप करके। आप और बताइए कि राजनीति मुस्लिम सिर्फ धर्म और जात की मुस्लिम बिल करते हैं, कोड झूठ आप बोलने वाले कहेंगे लोग। या संविधान से काम चलेगा? आपको लगता है कि ये जो धर्म का मामला है, ये जो पब्लिक में डिबेट होने लगता है, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान खाते क्या हैं, मछली खाते हैं कि मुर्गा खाते हैं, ये क्यों हो रहा है चुनाव के वक्त में? ये जहां तक क्या सवाल ये है, मेरा सवाल सुन लीजिए ना, क्या ये इसलिए हो रहा है कि आप लोग एक खास वर्ग के वोट के पीछे भागते हैं, बीजेपी को मौका मिल जाता है आपको छेड़ने का, आपको तंग करने का? जहां तक सवाल है धर्म का सबसे ज्यादा उपयोग कर रहे हैं बीजेपी के लोग। अभी आपने देखा, मंदिर का मैं कभी विरोध नहीं करता, बहुसंख्यक जिस जात से मैं आता हूं, यादव समाज से आता हूं, रामायण बिना तिलक जो होता है, बिना रामायण के नहीं होता है ज्यादा संख्या में। और जहां तक ये बता रहे हैं कि धर्म की बात, धर्म सबसे ज्यादा बीजेपी धर्म के नाम पे वोट मांगना चाहती है। आपने देखा होगा अयोध्या के मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। जहां तक एक सवाल है, मैं देश के मंदिर पे नहीं, मंदिर आस्था का विषय है। मैं एक चीज देश के प्रधानमंत्री से मैं एक सवाल करना चाहता हूं, मैं किसान का बेटा हूं। देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो कब उस संपन्नता में आएंगे? और मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कब तक राशन देने का काम करेंगे? हमें राशन नहीं चाहिए, हमें देश में शासन चाहिए। शैलेंद्र जी, क्या ये बात सच नहीं है? प्रधानमंत्री ने, आपकी सरकार ने बार बार कहा कि हमने पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर ले आए, फिर आप 80 करोड़ 85 करोड़ को आप राशन बांट रहे हैं, तो सच्चाई क्या है? देश में गरीब हैं कि नहीं है? हमने इस 10 साल की सरकार में सुन लीजिए किसान से लेकर युवा तक, विरासत से लेकर अनुसंधान तक, जमीन से लेकर आसमान तक इतने कार्य किए हैं जिससे भारत का सर वैश्विक स्तर पर, मोदी जी केवल भारत के नेता नहीं, वैश्विक स्तर पर आज विश्व में कोई भी देश में मोदी जी जाते हैं तो भारत का सीना और भारत का सर। एक मिनट शैलेंद्र जी, आपने कहा मोदी जी वैश्विक नेता हैं, तो पाकिस्तान अगर हमारे चुनावों की तारीफ कर रहा है या कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है तो वैश्विक नेता को तो खुश होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान ही केवल कर रहा है, पाकिस्तान दुश्मन है, पाकिस्तान ही कर रहा है राहुल गांधी का, और किसी देश से समर्थन हुआ एक नेता का आप तो सोरोस का नाम लेते हैं, देश के राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, कितने देश के राष्ट्राध्यक्ष उनसे अपने वोट में समर्थन मांगते हैं, पैर छूकर उनके आशीर्वाद लेते हैं। ये भारत का सीना और मस्तक उसका ऊंचा करता है। तो पाकिस्तान से अगर इतनी नफरत है तो मोदी जी क्यों गए थे पाकिस्तान बगैर बुलाए? अचानक चले गए। अगर पाकिस्तान से नफरत है तो क्यों बुलाए थे नवाज शरीफ को शपथ ग्रहण में? हमने अचानक स्ट्राइक क्यों कर दी? अरे शपथ ग्रहण में क्यों बुलाया था? हमेशा 2014 में पाकिस्तान से संबंध अच्छा रखना चाहा, बांग्लादेश से अच्छा रखना चाहा। सुमित जी, इस देश की विडंबना है। आप विडंबना देखिए, पाकिस्तान का नाम लेंगे, बांग्लादेश का नाम नहीं लेंगे, जिसको फाड़ के हमने 2 टुकड़े कर दिए थे उसका नाम नहीं लेते हैं। हिम्मत नहीं है क्योंकि ये बता नहीं सकते कि भाई सरकारों ने क्या किया। दूसरा का विरोध आप करते हैं, रोहिंग्या मुसलमानों का सपोर्ट आप करते हैं।
मैं एक बार फिर से अपने वैश्विक नेता की बात करना चाहती हूँ। क्योंकि विश्व में नाम होगा तो हमारा नाम होगा, मैं भारतीय, आप सब भारतीय, हम सब का नाम होगा तो पूरे देश का नाम होगा। अब उसी डंका की बात कर लेते हैं। पापा ने वॉर रुकवा दी, पापा, ये हुआ था ना, ये जो वॉर रुकी थी, विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि हमारे देश में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद ऐड बनता है, पापा वॉर रुकवा दी, पापा। कैसे, क्यों, कहाँ? यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, आखिरी में आ गया मैं। बिल्कुल रायबरेली की विकास की जहां तक बात है, मैं रायबरेली के विकास की बात, मैं कांग्रेस की तरफ नहीं हूँ जी, गठबंधन है इसलिए बता रहा हूँ जी। देख लो मैडम, बता नहीं पाई, मैं बता रहा हूँ। रायबरेली में जो शारदा कैनाल बनी है, करोड़ों किसानों का सिंचाई का काम हो रहा है, उसमें सर्वधर्म के लोग सिंचाई कर रहे हैं जी। एनटीपीसी पावर हाउस उसी नहर के पानी से चल रही है, बिजली दे रही है। ITI फैक्ट्री इंदिरा गांधी की देन है। 14,000 कर्मचारी थे, जिसमें 7,000 लोकल के थे, 7,000 बाहरी थे। रेल कोच फैक्ट्री बनी। एम्स अखिलेश यादव की जमीन दी हुई है, एक पैसा नहीं लिया सरकार से। यादव जी, शैलेंद्र जी, सुधा जी, एक मिनट, एक शांत मित्रों, शांत। एक आखिरी मुद्दा और रह गया, और एक हमारा सुन लीजिए, ये रायबरेली का जो वोट देने जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी आपके प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो अखिलेश यादव अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते मंच से? आरपी यादव को क्यों करना पड़ता है? ममता बनर्जी क्यों नहीं करती है? अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं करते? मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद तय करेंगे। अब राहुल जी वायनाड छोड़ेंगे तो अखिलेश यादव को वहां लड़ाएंगे। जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो प्रधानमंत्री की दौड़ में होगा, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका हक बनता है, वो प्रधानमंत्री बनेगा। यही मेरा सवाल था। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं? ये बार दुल्हा बात पूछ रहे हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है कि नहीं? बोल रहे हैं उन्होंने, तो तैयार हैं, वो तो तैयार बोल रहे हैं। अखिलेश यादव बोले ना, वो तो रायबरेली के नेता होने के नाते बोल रहे हैं। ये बार पार्टी बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस दो ही पार्टियां देश में हैं। बीजेपी डाउन होगी तो राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं घोषणा करता हूं। स्टेटमेंट इंडिया सुधा जी, का है। सुधा जी के चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, आपने अच्छी बात करी है। कहा, कोई नहीं मान रहा था। अभी इन्होंने कहा कि दूल्हा कौन है? हाँ। संविधान पढ़वाइए कि जब जीत होती है तो संसदीय कांग्रेस का पार्टी का कोई व्यक्ति राहुल गांधी को यहाँ डिमांड नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, राहुल गांधी जी सच के साथी हैं और जिस तरह से जनता से जुड़ के, पूरी कांग्रेस इनकी पूरी पार्टी दिल्ली में धरना दी थी प्रियंका गांधी के लिए। जब कांग्रेस पार्टी के इनका कोई नेता रायबरेली में राहुल गांधी का डिमांड नहीं कर रहा था, तो आप सोचो आडवाणी जी क्यों कहते हैं राहुल? पूरी कांग्रेस 30 दिन तक दिल्ली में पड़ी थी कि प्रियंका जी यहाँ से लड़ेंगी। क्या बीजेपी के लिए ये एडवांटेज है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है? ये जो बड़ा सा कंफ्यूजन है, ये फायदा है पार्टी के नहीं, आज भारत देश के जन जन के नेता हैं। मोदी जी आइडियल नेता की छवि के रूप में एक मिनट जनता के दिल में बसे हुए हैं। और मोदी जी ने जो कोरोना में सेवा की, जो भारत देश को विश्वगुरु बनाने का ठाना है, उसमें जनता के एक एक व्यक्ति साथ लड़ रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है। देखिए, ये जनता है, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे, कुछ कह रहे हैं कुछ नहीं कह रहे। जन जन के नहीं, कुछ के नेता है। 40 पार्टियों के गठबंधन में 30 लोग बैठे हैं। आप सुनिए, जनता की आवाज सुनिए, अपने नेता के लिए जनता की आवाज सुनिए। दोनों की आवाजें आ रही है, मोदी की आवाजें भी है, राहुल की आवाजें भी है। क्या करेगी अमेठी की जनता, रायबरेली की जनता? रायबरेली से आज इस विशेष कवरेज में आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग NDTV 24/7 और NDTV इंडिया। हमारा ये काफिला, हमारा ये कार्निवाल लगातार चलता रहेगा। थैंक यू।